हर रंग खुद में समेटे जो बेखौफ लड़ा है, जाति और धर्म के दायरे से जो आगे बढ़ा है। नैतिक, निष्पक्ष, तर्क संगत संविधान ही है वो जो आज भी सहज खड़ा है। We, the students of Sunrise International Public School, Nechwa, are presenting before you some features of the making of Indian Constitution. The official journey of making of the Indian Constitution started on 9 December 1946. On 26 November 1949, the Constitution was finally prepared and adopted. The democratic system of India has been working successfully since the implementation of our Constitution in 1950. The credit of success of Indian democracy goes to our great scholars and visionary leaders who prepared this great document. So let's watch the presentation. वेलकम टू अ वेरी एक्सक्लूसिव ऑक्शन। और जेंटलमैन, ये है भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी, उन 1000 कॉपियों में से एक जिन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के लिए स्पेशली तैयार किया गया था। इट इज़ मेंट फॉर दोज जिन्होंने रात दिन एक करके इस किताब को मुकम्मल किया था। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पेश है आप सभी के सामने द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। यह कोई आम किताब नहीं बल्कि प्रतीक है हमारे मुल्क का। हमारे पुरखों ने बनाया था हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा आइन। तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारा संविधान कब बना, कैसे बना, किस किस ने बनाया और क्यों बनाया। तो आइए चलते हैं वहाँ जहाँ से कहानी शुरू हुई थी हमारे संविधान की। मगर यह काम मुश्किल होते हुए भी बहुत आसान था उस काम के मुकाबले जो इस संविधान की कल्पना कर इसे लिखित रूप देने वालों ने संविधान सभा में पूरे 3 साल लगाकर किया था। क्योंकि वहाँ कल्पना केवल एक किताब की नहीं थी, वहाँ तस्वर था एक नए मुल्क का, एक नए समाज का, एक ऐसी नई संस्कृति का जो इस संसार में पहले कभी देखी नहीं गई थी। Mr. Gandhi, what is your strategy for making of the Constitution for the independent India? My mentor, Gopal Krishna Gokhale, presented to the British government a note on the Constitution in 1914, and Britishers said, yes, we will accept it after the war. But now they want to make a constitution for us. But you know, a constitution for India should be and can be only framed by the Indians. Now it works. What will you do with this spinning wheel, Mr. Gandhi? This is my secret weapon to drive the English ruler away so that we have the power to make our own constitution. अब गांधी जी के नेतृत्व में इतिहास ने दोबारा हमें एक नए भारत को गढ़ने का मौका दिया था। कांग्रेस नेता और आला वकील पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में एक रिपोर्ट जारी की जिसे नेहरू रिपोर्ट या स्वराज संविधान के नाम से भी जाना गया। इसके बाद उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का अध्यक्ष बना और उस युवा नेता ने इतिहास के अपने संविधान के सपने को और सटीक तरह से सबके सामने रखा। आज़ादी दी नहीं जाती, स्वतंत्रता किसी कानून के नुक्ते को बदल कर नहीं मिला करती। इस तरह तो नए निजाम के नाम पर अंग्रेजों की पुरानी गुलामी को और मजबूत किया जाएगा। सच्ची आज़ादी तब मिलेगी जब हम अपनी चुनी हुई संविधान सभा के जरिए खुद अपने देश का संविधान सोचेंगे, अपना आइन तय करेंगे, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। जवाब में अंग्रेजों ने सन 1935 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया। यह एक्ट भारतीयों की उम्मीदों से न केवल बहुत कम और अलग था बल्कि इसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान दूरियां और बढ़ने लगी। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा कि भारत के लिए नया संविधान बनाने और मुसलमानों को अलग अधिकार देने के मुस्लिम लीग की मांग पर काम फौरन शुरू किया जाएगा। इसी के मद्देनज़र पहली बार हिज मैजेस्टी की सरकार के 3 कैबिनेट मंत्री एक साथ भारत भेजे गए और यह कहलाया कैबिनेट मिशन। Believe me, India will be a much better place after you leave us to ourselves. Precisely, what we are doing, Mr. Gandhi, for our role is fear that it might be possible and minimize the violence of bloodshed, which is predicted in the subcontinent when we break India into Pakistan, Hindustan and Pakistan. They don't break India. But
What about Mr. Jinnah's Pakistan? Why are you listening, my brother Jinnah, if you are not ready to listen to other? वॉइस स्टोर की शिमला कोठी में बैठक लग रही थी और वहां भारत भर की अहम सियासी हस्तियां जमा हो रही थी। कांग्रेस की तरफ से थी कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, साथ में थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और खान अब्दुल गफ्फार खान, तथा मुस्लिम लीग की तरफ से थे मिस्टर जिन्ना और उनके साथ थे लियाकत अली खान। मैं और मेरे साथी इस वक्त यहाँ पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की पेशकश के लिए मौजूद हैं। बाकी मसाइल दोयम है जो हम बाद में भी तय कर सकते हैं। हम अपने सपनों के भारत का संविधान बनाएंगे, सपने जो इस देश के मुसलमानों के लिए भयानक बन जाएंगे अगर हम कांग्रेस की मनमानी नहीं रोक पाए तो। इसीलिए यह महत्वपूर्ण है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के अपने अलग इलाके हों और खुद अपना संविधान बनाएं। What are the groups in your mind, Mr. Jinnah? मुस्लिम अक्सरियत के सारे सूबे जैसे सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस पहले ग्रुप में होंगे तथा असम, बंगाल दूसरे ग्रुप में शामिल होंगी। मिस्टर जिन्ना, आपकी तजवीज के बाद हिंदुस्तान में क्या बचेगा संविधान बनाने के लिए? कृपया आप बताइए। The rest of the India and the central and the south. And what happens to the princely states? अगर प्रिंसली स्टेट्स चाहें तो अपनी अपनी संविधान सभाएं बना सकते हैं। This is not acceptable to us. We are here to discuss the fate of our united India, not to break India into pieces. And if this is the purpose of this mission, I am afraid. So we have no business being here. यह पेशकश हमारे मुल्क को बांटने की कोशिश है। इस तरह के किसी भी पेशकश के हम सख्त खिलाफ हैं। हिंदुस्तान एक मुल्क है। आप सुन रहे हैं ना लियाकत अली खान साहब, हिंदुस्तान एक मुल्क है। एक ही असेंबली इसका आइन बना सकती है जिसमें सभी राज्यों, सूबों और मजहबों के चुने हुए मेंबरान और राजे रजवाड़ों के भेजे हुए नुमाइंदे भी शामिल होंगे। लगभग 3 साल के संविधान निर्माण के समय में संविधान सभा में कई प्रस्ताव और अनुच्छेद रखे गए और बिल्कुल अंत में पारित हुई हमारी उद्देशिका यानी प्रीएम्बल, जो कि सबसे पहले आती है। दिस इज द फिलोसॉफिकल लीगल डॉक्यूमेंट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस उद्देशिका की नींव संविधान सभा के 5वें दिन यानी 13 दिसंबर 1946 को रखी गई, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को संविधान सभा में रखा था। यह संविधान सभा अपना पक्का ही जाहिर करती है कि हम भारत को एक आजाद खुद मुख्तार जमहूरियत घोषित करते हैं। आजाद खुद मुख्तार हिंदुस्तान को अपनी सारी सत्ता आवाम से ही हासिल होगी और इसकी गारंटी देती है कि पूरी आवाम को सियासी, सामाजिक, आर्थिक इंसाफ, न्याय, दर्जे, तरक्की और कानून के आगे बराबरी, विचार, बयान, राय, धर्म, पूजा, नौकरी, संगत और काम की आज़ादी, माइनॉरिटीज, पिछड़ों, आदिवासियों और दूसरी दबी पिछड़ी जातियों को माकूल सुरक्षा, गणराज्य की सीमाओं और जमीन की अखंडता की हिफाजत, ताकि यह देश दुनिया के तमाम मुल्कों में अपना सही सम्मानित स्थान पा सके और तन मन धन से विश्व शांति और मानवता के कल्याण में हाथ बटा सके। आगे संविधान सभा ने जो कुछ भी किया उसका मार्गदर्शक पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया यही प्रस्ताव था और जब अलग अलग कमेटियों, विद्वानों और सभा के सहयोग से पूरा संविधान बना तो मई 1949 में इसकी उद्देशिका भी सामने पेश की गई। ये काम ड्राफ्टिंग कमेटी के प्रधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया। We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Thank you. अब हम उद्देशिका यानी प्रीएम्बल पर बात करेंगे। जनाब सदर साहब, क्या ये उचित नहीं होगा कि इस पेश लफ्ज़ में जब हम तीसरी रीडिंग के लिए नवंबर में मिलेंगे तब बातचीत करें? तब तक ड्राफ्टिंग कमेटी भी अपनी फाइनल रिपोर्ट पेश कर चुकी होगी।
आई ऑब्जेक्ट टू दैट। अगर आज हम पेश लफ्ज को ही पास नहीं करेंगे तो सेकंड रीडिंग में कोई रिपोर्ट कैसे तैयार की जा सकेगी? मैं जीवन में पहली बार मौलाना साहब की बात से सहमत हूँ। मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। हमें पूरे संविधान को ही दूसरे वाचन में पास करना है और प्रियम्बल भी संविधान का एक हिस्सा है, इसलिए उद्देशिका को अब हम टाल नहीं सकेंगे। लेकिन मुझे लग रहा है अरशद मोहानी साहब का अमेंडमेंट अहम है। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के अथक प्रयासों, निरंतर बैठकों और चर्चाओं के बाद आया हमारे संविधान सभा का आखिरी ऐतिहासिक दिन। इस दिन भी कई सदस्यों को बोलना था, पर श्री महावीर त्यागी ने बड़ी सटीक बात कही। हालांकि मैं हर तरह से संविधान की इज्जत व तारीफ करता हूँ, फिर भी एक ऐसी चीज़ है जिसका मुझे बहुत बड़ा डर है। यह डर मुझे उस वर्ग से है जिसे हर जगह लोकतंत्र पैदा करता आया है, और वो है ऐसे लोगों का वर्ग जिनके लिए राजनीति उनका जरिया बन जाता है, उनका पैसा उनका धंधा बन जाता है। अगर हमारा लोकतंत्र ऐसे लोगों के हाथ सौंप दिया जाए जिनके पास पार्लियामेंट की मेंबरी व मंत्री बनने के सिवाय कोई दूसरा कार्य न हो, तो मैं पक्के यकीन से कह सकता हूँ हमारे लोकतंत्र को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। इसका मुझे पक्का यकीन है। हमारे संविधान के निर्माण में सबसे बड़ा हाथ बटाने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के आखिरी दिन ऐतिहासिक वक्ता के रूप में खड़े हुए। Mr. President, sir, looking back to the work of Constituent Assembly, it has now been 2 years, 11 months and 18 days. Since it first met on 9 December 1946, during this period, the Constituent Assembly has held altogether 11 sessions. These 11 sessions of the Constituent Assembly have consumed 165 days. Out of these, the Assembly spent 114 days for consideration of the draft Constitution. Today I feel so overwhelmed that I cannot find adequate words to express my gratitude to all the members of Constituent Assembly. I came into the Constituent Assembly with no greater aspiration than to seek God. The interest of the scheduled castes, it had not the remotest idea that I would be called upon to undertake more responsible functions. On the 26th January 1950, India would be a democratic nation in the sense of that India from that day would have the government of the people, by the people and for the people. A thought comes to my mind, what would happen to her democratic constitution? Will she able to maintain it or will she lose it again? If we wish to maintain democracy, not merely in form but also in fact, what must need to do? The first thing in my judgment we must to do is to hold on to constitutional methods of achieving our social and economic objectives. It means we must abandon the bloody methods of the revolution. It means that we must abandon the method of civil disobedience, non-cooperation and satyagraha. When constitutional methods are open, there can be no justification for these unconstitutional methods. On the 26th January 1950, we are going to enter into a life of contradictions. In politics, we will have equality and social and economic life will have inequality. In politics, we will be recognizing the principle of one man, one vote and one vote, one value. In our social and economic life, we shall by reason of our social and economic structure continue to deny the one man, one value. How long shall we continue to live the life of these contradictions? We must remove these contradictions at earliest moment, else those who suffer from inequality will blow up the structure of this political democracy so laboriously built up by this assembly. It now remains to put motion moved by Dr. Ambedkar to the vote of this House. The question is that the Constitution written by this Assembly be passed. The motion is adopted. Jai.